नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। सिलेक्शन वे एप्लीकेशन पर सिलेक्शन बैच बैच में नंबर सिस्टम पढ़ने के लिए आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए, आप में से बहुत सारे बच्चे जिनको अभी छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। देखिए, ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई है किसी से उधार लेके नहीं बनाई है। हमने खुद अपनी टीम बैठा के अपने लोगों को बिठा के, भाई 20-25 लोगों की टीम है, उनको भी रोजगार मिला है। हम अगर कुछ नया कर रहे हैं तो 20-25 लोगों के घर में रोजी रोटी भी आ रही है। तो थोड़ी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये 5-6-7 दिन के अंदर स्मूथ हो जाएंगे। आप देख रहे हैं कि लगातार सुधार हो रहा है। बिल्कुल स्क्रैच से बना है मेरे प्यारे भाई, और बिल्कुल ठीक हो जाएगा, मक्खन की तरह चलेगा। और इस बैच की वैलिडिटी तो 2 साल है। ठीक है, 2 साल तक आपके पास एक क्लासेस रहेंगी। और जनरली बहुत कम बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन ले पाते हैं। ज्यादातर बच्चे सेकंड अटेम्प्ट में ही सफलता का झंडा गाड़ते हैं। तो आपके पास क्लासेस रहने वाली हैं, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। कंटेंट में आपको किसी तरह की कोई कमी लग रही हो किसी भी टीचर में, तो आप मुझे बताइए। हमारे अमन सर, वरुण सर, बलराम सर और खुद में पूरी मेहनत कर रहे हैं। बहुत टीम है मेरे प्यारे भाई। मैं खुद रात भर बैठ के सीट बनाता हूं, पीपीटी क्रिएट करवाता हूं अपने सामने बैठ के मेरे भाई, जिससे कि बेहतर से बेहतर क्लास हो। ठीक है, आप लोगों के थोड़े सपोर्ट और प्यार तो आप दे ही रहे हैं। प्यार तो आप भरपूर दे रहे हैं, थोड़े सपोर्ट की जरूरत है। हम सब कुछ कर लेंगे। अभी तो दिवाली की छुट्टी आने वाली है काफी ज्यादा। इन दिवाली की छुट्टियों में सारी जो टेक्निकल चीजें वो सब बहुत इंप्रूव हो जाएंगी, सब कुछ बेटर हो जाएगा भाई। वॉइस आपको मेरी आ रही है? सर कोई ग्रुप नहीं है क्या? नहीं, हम कोई ग्रुप नहीं है, ना ही हम कोई ग्रुप बनाएंगे। उससे आप टाइम वेस्ट करते हो वहां पे बेवजह की बातें करके। ठीक है, चलो शुरू करते बच्चों आज की क्लास। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की सारी थ्योरी पढ़ा दी। आज की क्लास में हमें इस पर सवाल करना। मैंने बताया कि ये एक ऐसा चैप्टर है जो नंबर सिस्टम का बेसिक है। इस पे थ्योरेटिकल सवाल भी आते हैं और कुछ दिमाग लगाने वाले कंसेप्चुअल सवाल भी आते हैं, वो सब करेंगे। शीट मैंने अपलोड करा दी है, आपको बैच में मिल जाएगी। 3 सवाल हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे सवाल नंबर 4। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बोला है इनमें कौन सा सत्य है। और आप देखो, मैंने बोला था कि बिल्कुल अपडेटेड चीजें आपको मिलेंगी। लेटेस्ट अभी सिलेक्शन फेज का पेपर हुआ है 13 का, उसी का सवाल है ये। और ऐसा नहीं, इसमें एसएससी के भी, रेलवे के भी, सीडीएस के भी, यूपीएससी सी सेट के भी सारे सवाल मिलेंगे। ठीक है, कौन सा सत्य है? पहला ऑप्शन देखिए, ऑल ऑल होल नंबर्स आर रैशनल। सभी होल नंबर्स रैशनल्स होते हैं। भाई ये बात ही सत्य है। जितने भी होल नंबर्स है दुनिया में सारे के सारे रैशनल है। होल नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और ये सब परिमेय संख्याएं कि इनको क्या पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, बटे 1 करके। तो ये बात ही सत्य होगी। बाकी देख लेते हैं क्यों गलत है। ऑल रैशनल नंबर आर इंटीजर से गलत है। सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। रैशनल नंबर जैसे ये भी तो रैशनल नंबर है प्यारे भाई, लेकिन ये क्या है? डेसिमल में है। हाँ, सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, लेकिन सारे रैशनल इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर इरेशनल, ये बात गलत है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्या होते हैं, ना कि अपरिमेय। डी ऑप्शन। नो रियल नंबर इज रैशनल, कोई भी रियल नंबर रैशनल नहीं होता। ये कैसे? ये तो गलत बात है भाई। रियल नंबर जो है आपका, रियल नंबर जो है आपका, जैसे कि इंटीजर हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ये सब क्या है? रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये बात भी गलत है। यहां पे पहला स्टेटमेंट सही हो गया। सब बच्चों को समझ आ गया? चलो आगे चलते हैं बच्चे। अगला, अब ये सवाल देखिए, रेलवे ग्रुप डी के पेपर का पूछा हुआ है। कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा, आपको यहां पे 4 ऑप्शन दिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पे थ्योरेटिकल सवाल खूब आते हैं पेपर में। कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि 3 सही है, 1 गलत होगा। चलो पहला पढ़ो। देर आर ओनली 4 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। केवल 4 एक अंकों की अभाज्य संख्याएं हैं। क्या ये बात सही है? भाई प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर
11, जो क्या हो जाएगा, डबल डिजिट हो जाएगा। यानी कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कितने केवल, तो ये पहली वाली बात एकदम सही हो गई ना बच्चों, कोई दिक्कत भाई। सिंगल डिजिट, डिजिट आप समझते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट होते हैं, जिसमें से 4 डिजिट प्राइम नंबर होते हैं, तो सिंगल डिजिट प्राइम नंबर आपके 4 है, बात सही है। सवाल नंबर 2, स्टेटमेंट 2, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अनंत होते हैं, अभाज्य संख्याएं इनफाइनाइट हैं, ये बात भी सही है भाई। दुनिया में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट बी क्यों गलत है, बी कहां गलत है भाई? अच्छा, पिछले सवाल में डाउट आ रहा है, बी क्यों गलत है? सवाल में बोला है कि सारे रैशनल नंबर इंटीजर्स हैं। नहीं, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं है। मैंने आपके सामने लिखा 5/8, ये रैशनल नंबर है, बताओ भाई। हाँ जी है, लेकिन ये इंटीजर थोड़ी ना हुआ। सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बहुत गहरी थ्योरी होती है। तो दुनिया में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है, उनमें बहुत सारे इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स भी होंगे, ये बात भी सही है। तीसरा, ए प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर। एक प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, ये बात भी सही है। यानी कि चौथी बात गलत होगी, फिर गारंटी है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, ये बात गलत है ना। सभी प्राइम नंबर्स ऑड नहीं होते, क्योंकि प्राइम नंबर 2 भी तो प्राइम नंबर है, 2 एक इवन प्राइम नंबर है। हां, 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड होंगे। लेकिन जो इस सवाल ने कह दिया, इस स्टेटमेंट ने, कि सारे प्राइम नंबर ऑड है, नहीं, 2 भी एक प्राइम नंबर है जो ऑड नहीं इवन होता है। तो ये वाली चौथी बात गलत हो गई। सबको समझ में आया? नहीं, 5/8 को करोगे तो दशमलव में आएगा आकाश शर्मा जी, इंटीजर कहां आएगा? लग रहा है आपने पिछली क्लास नहीं देखी, वरना आप ऐसी डाउट लाते ही नहीं। चौथा इस सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 6। यह सवाल रेलवे एनटीपीसी में आया है 2021 में। कौन से बच्चे एनटीपीसी का पेपर देंगे अब जो भर्ती आएंगी, बताओ मुझे कमेंट में, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? पहला वाला, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। बताओ क्या बात सही है? बहुत बेहतरीन सवाल है। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपको पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब क्या होता है। एक ऐसा नंबर मेरे प्यारे भाई जिसमें इंटीजर भी हो और रियल नंबर भी हो और इमेजिनरी नंबर भी हो, यानी कि ये वाली फॉर्म। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अब सवाल ये कह रहा है कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब मैंने आपके सामने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया 5 + 3 आयोटा, तो ये रियल नंबर की फॉर्म में मेरे प्यारे भी कहां है? नहीं, ये तो रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में होगा। तो ये वाली बात एकदम गलत है। हर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बात गलत होगी कि नहीं? दूसरा देखो, एवरी इंटीजर इज ए नेचुरल नंबर। सारे इंटीजर नेचुरल नंबर हैं, गलत बात, ये बात गलत है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 से लेके इनफाइनाइट तक। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 से लेके इनफाइनाइट तक। और इंटीजर क्या होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक। तो आप ये खुद ही देख लो कि सारे इंटीजर कहां से नेचुरल नंबर होंगे। भाई -5 भी एक इंटीजर है, लेकिन क्या -5 नेचुरल नंबर होता है? नहीं होता। नेचुरल नंबर के लिए जो है एक 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये बात भी गलत है। थोड़ा थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, थ्योरी नहीं पढ़ी तो नहीं समझ पाओगे। सी देखिए, एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको मैं भी बताऊंगा। पहला आप डी वाला देखो, एवरी रियल नंबर इज एन इंटीजर। सारे रियल नंबर इंटीजर होते हैं। क्या बात सही है कि गलत है? एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर इंटीजर होते हैं, ये बात एकदम गलत है। रियल नंबर क्या है? जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है, जैसे 1.6 भी तो रियल नंबर है। क्या इंटीजर है? नहीं।
आपके सामने √6 लिखा हुआ, ये भी तो रियल नंबर है कि नहीं? लेकिन क्या इंटीजर है? नहीं। सारे इंटीजर रियल नंबर होंगे, पर सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। भाई मैंने आपको पढ़ाया था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। ये सब क्या है बच्चों? रियल नंबर से, ठीक है। और ये जो है जिनमें दशमलव नहीं आ रहा है वो सब क्या है? इंटीजर्स। लेकिन इनके बीच में क्या आएगा? डेसिमल भी आएगा। वो डेसिमल भी रियल नंबर्स हैं। तो सारे के सारे इंटीजर रियल नंबर जरूर हैं, पर सारे रियल नंबर इंटीजर नहीं होंगे, ठीक है ना। जैसे कि बच्चों मैंने आपको सामने ये बताया, ये सब मेरे दोस्तों रियल नंबर है, लेकिन ये 1.1, 1.2, 1.3 ये इंटीजर थोड़ा ना है। क्लियर है? ये सब क्या है? दशमलव रूप में है। तो ये वाली बात जो है फिर आपकी, कहां गया सवाल आपका? टें, टें, हाँ जी, डी गलत है। तो बताइए कौन सा आ गया फिर? सी वाला सही होगा। लेकिन अभी आपको समझ नहीं आया होगा। एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हर रियल नंबर को, ये अलग से भी सवाल बन सकता है, हर वास्तविक संख्या को कॉम्प्लेक्स यानी कि सम्मिश्र रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को सम्मिश्र रूप में लिखा जा सकता है। हर रियल नंबर को सम्मिश्र रूप में लिखा जा सकता है। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे 5 एक रियल नंबर है मेरे प्यारे भाई, है कि नहीं? तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं? 5 + 0 आयोटा। हो गया कि नहीं? क्या एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया कि नहीं हो गया? जहां भाई आयोटा का कोफिशिएंट क्या है? 0 है। तो हर रियल नंबर को आप क्या लिख सकते हो? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। लेकिन कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट क्या हो जाएगा? सॉरी, जिसमें इमेजिनरी वाला पार्ट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में बिल्कुल आ गया। हर रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब रियल प्लस इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी वाला पार्ट जो क्या होगा? वो 0 होगा। तो ये सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। सबको समझ आ गया? आकाश शर्मा, इंटीजर किसके अंदर आता है? फिर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते क्या? आपने थ्योरी में नहीं बताया। आकाश शर्मा जी तुम कैसी बातें करते हो? तुम दोबारा से क्लास जाके देखो यार, तुम कैसी बातें करते हो भाई? हैं? क्या लिखा हुआ है? रियल नंबर्स इंटीजर होते हैं, डेसिमल होते हैं। रियल नंबर के बेटे हैं इंटीजर और डेसिमल। तेरे सामने लिखा हुआ है, पीपीटी में लिखा हुआ है, मैंने 10 बार बताया है। आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भैया इसमें आपकी गलती है। रियल नंबर्स या तो इंटीजर होंगे या डेसिमल होंगे। रियल नंबर्स डेसिमल 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। यहां से हमने क्या पढ़ा दिया? रेशनल इरेशनल आपको पढ़ा दिया था। रेशनल नंबर जिनको p/q फॉर्म में लिखा जा सकता है वो रेशनल है, जिनको p/q अंश बटे हर फॉर्म में है ना, इंटीजर के रेशियो में नहीं लिखा जा सकता, वो इरेशनल है। फिर मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर, ये देखो लिखा नहीं हुआ, रेशनल नंबर ही इंटीजर भी रेशनल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल भी रैशनल है। सब लिखा हुआ है। रियल रैशनल नंबर बराबर इंटीजर, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और कितना खोल के लिखे बेटा आपको? रैशनल नंबर, रियल नंबर को ही रैशनल और इरेशनल में बांटा गया है। रियल नंबर को ही रैशनल इरेशनल में बांटा गया है। मेरे भाई तुम कैसी बात करते हो? आप दोबारा थ्योरी पढ़ो। देखो रियल नंबर में ही इंटीजर और डेसिमल आते हैं। मैं एक बार आपको फिर से पढ़ा देता हूं, ठीक है? बच्चे का डाउट है, क्लियर करेंगे भाई। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है। इस नंबर लाइन पर जो भी आएंगे वो सब रियल नंबर कहलाएंगे। इसमें ये क्या है? 1 2 3 4 -1 -2 -3, ये क्या है? इंटीजर्स। इनके बीच में जो आएगा मेरे प्यारे भी, वो क्या है? दशमलव। दशमलव इनके बीच में जो आएगा। तो रियल नंबर 2 टाइप के हो गए, इंटीजर और डेसिमल, 2 टाइप के हो गए। लेकिन जब हमने दशमलव को घूर के देखा ध्यान से, तो दशमलव भी 2 प्रकार का निकल के आया, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव ये वाला, अशांत दशमलव भी 2 टाइप के आ गए, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग।
तो हमने देखा कि भाई जिस संख्या को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हो पी बाई क्यू फॉर्म में, उसको नाम दे दिया रैशनल, और जिसको फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उसको नाम दे दिया इर्रेशनल। आप ध्यान से बात नहीं सुनोगे तो बेटा गलती आपकी, कोई कच्ची पढ़ाई थोड़ना ये। तो रियल नंबर के फिर हमने दो क्लासिफिकेशन कर दिए, रैशनल और इर्रेशनल। समझ में आया? पढ़ते हो नहीं और आप दूसरे बच्चों का टाइम वेस्ट करवाते हो। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है जो घर से पढ़ के नहीं आते, फिर क्लास में आके बेवजह के डाउट पूछते हैं, मेरा समय खराब करवाते हैं, दूसरे बच्चे के 10 मिनट खराब कराते हैं जो घर से पढ़ के आए। आपने तो घर से पढ़ाई करी नहीं, रिवीजन नहीं करा। एक दूसरे 10,000 बालक हैं जो घर से पढ़ के आए हैं, उनके तो 5 मिनट खराब हो गए ना इस चीज को दोबारा समझने में। तो अपने टाइम की कदर नहीं है तो कम से कम दूसरे के टाइम की तो कदर करो, है कि नहीं? समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, तो एक एक स्टेटमेंट को मैं समझा रहा हूं, मेरा पर्पज ये नहीं कि मैं आपको आंसर बताया और निकल गया, एक एक स्टेटमेंट, और ये रिवीजन ही हो रहा है आपका एक तरीके से। बताओ ऐसी कौन सा स्टेटमेंट है जो मैंने एग्जांपल लेके ना पढ़ाया तुम्हें? ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप ये सोचो कि सारा भार मेरे ऊपर ही डाल दो कि हमने मास्टर का बैच ले लिया, अब हमने इसको खरीद लिया, सारी काम यही करेगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं 10 एफर्ट लगा रहा हूं तो कम से कम 8 आपको भी लगाना पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई होगी। आकाश शर्मा, सारे रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होते ना? नहीं होते, रैशनल नंबर सारे इंटीजर नहीं होते। कृपया आकाश आप दोबारा लेक्चर देख लो। इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल नंबर सारे इंटीजर नहीं होते, रैशनल नंबर दशमलव भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। अगला सवाल 7वां, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 4 विकल्प दिए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है, यानी कि 3 इसमें सही होंगे। पहला, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, बिल्कुल सही बात, मैंने कल चीख चीख के पढ़ाया आपको, है कि नहीं? क्लियर है? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके एटलीस्ट 2 फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर के कम से कम 3 फैक्टर्स होते हैं। 1 का खुद एक ही फैक्टर होता है 1, इसलिए 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट। आगे आ जाते हैं। बी, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बिल्कुल सही बात है, यह मैं आपको बता चुका हूं। अगला, इफ P गुणा Q इज इवन देन P एंड Q आर ऑलवेज इवन। ध्यान से सुनना, अगर P और Q मान लो 2 नंबर है, P और Q की गुणा क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है, तो P और Q ऑलवेज इवन होंगे। क्या ये बात सही है? गलत, गलत। देखो ध्यान सुनेगा, सवाल ये कह रहा है कि भाई P और Q 2 संख्याएं जिनकी गुणा इवन है। अगर दो P और Q की गुणा इवन है तो ये बोला गया कि P और Q हमेशा इवन होंगे। नहीं, ऐसी जरूर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई P भी इवन हो और Q भी इवन हो, क्योंकि इवन नंबर की इवन नंबर में गुणा करके क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि P इवन हो और Q ऑड हो, कि इवन नंबर की ऑड में गुणा करके भी इवन नंबर ही आएगा। तो जो ऑलवेज शब्द लगा दिया ना, ये क्या लगा दे इसने? गलत। अगर 2 संख्याओं की गुणा इवन है तो दोनों इवन हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है इनमें से कोई एक इवन हो दूसरा ऑड हो, तो भी गुणा करके इवन ही आ जाएगा। जैसे कि मान लो 8 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, इनकी गुणा करके क्या आ जाएगा बच्चों? 24। 24 कैसा नंबर आ जाएगा? इवन नंबर आ जाएगा। ऑलवेज गलत लगा। अगर 2 संख्याओं की गुणा इवन है तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि दोनों ही संख्याएं P और Q इवन रहे। यह भी हो सकता है कि कोई एक इवन हो दूसरा ऑड हो, तो यह बात गलत हो गई। डी स्टेटमेंट, √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। √2 एक अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है। √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसको फ्रैक्शन में P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। आकाश शर्मा, अब आ गया कंफ्यूजन थी, बस थोड़ा घर से तो पढ़कर आया था। धन्यवाद भाई। बताओ, डी ऑप्शन,
जब भी को मैं कोई सवाल खत्म किया करूं तो ये आप नियम बना लो, पूरा बैच हमें पढ़ना है, 8-9 महीने आपको मेरे साथ बिताने हैं। आपको एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा मेरे से, पता है, जब बैच खत्म होगा। जब बैच खत्म होगा मैं अनाउंस करूंगा कि आज समाप्त, तो आप रोगे फूट फूट के, लौंडे रोते मेरे प्यार में, ठीक है। वो फेक वाले नहीं, असली वाले, ठीक है। तो हमें काफी लंबा समय बिताना है साथ में, तो आप ये बना लीजिए कि जब भी कोई मैं सवाल खत्म करूं तो आप कमेंट में लिख दो यस सर समझ आ गया। यस सर लिख दोगे तो भी ठीक है, पूरा लिख दोगे यस सर समझ आ गया तो भी ठीक है। बेवजह की बातों से ये कमेंट कर दिया करो। सभी क्लासेस मुझ चलती हैं, बस जीके की क्लास में टेक्निकल इश्यू आता है। वो वरुण सर के नेट की स्पीड कम है, मैंने इंटरनेट का रिचार्ज उनको तगड़ा करवाने को बोला है। सर मैं घर पे पढ़ता हूं लेकिन भूल जाता हूं। एक काम करे, जैसी भूला करे वैसी दोबारा पढ़ लिया कर, फिर भूलेगा वैसी दोबारा पढ़ लिया कर, ठीक है। बालक को समझ में आ रहा सबको है? हाँ कमेंट दिख रहा है दिव्या कुमार जी, आपका गोरा कमेंट है आपका। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 8 एनटीपीसी के पेपर का है जी। वही बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट, आप देखो ना सारे सवाल अलग हैं, सारे सवाल मैंने अलग स्टेटमेंट पे लिए, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला, देयर इज नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कोई भी देखो, सब नेचुरल नंबर स्मॉलेस्ट सबको पता है, वन स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है, लेकिन मैं आपसे पूछूं लार्जेस्ट क्या है? 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट क्या पता क्या होता है, ठीक है मेरे प्यारे भी। तो कोई भी लार्जेस्ट नेचुरल नंबर नहीं है, पर स्मॉलेस्ट है 1। आगे, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, बिल्कुल सही बात है भैया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या पॉजिटिव इंटीजर 1 है। सी, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 आर कॉल्ड इंटीजर्स, सारे नेचुरल नंबर 0 के साथ इंटीजर्स कहलाते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर 0 के साथ इंटीजर्स कहलाते हैं, क्या ये बात सही है? गलत है। सारे नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक 0 के साथ होल नंबर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बच्चों? होल नंबर्स, यानी कि पूर्ण संख्या। क्योंकि इंटीजर्स तो निगेटिव भी हो सकता है ना भाई, इंटीजर्स तो निगेटिव भी हो सकता है, बोलो। हाँ ये देखो ना, इंटीजर, ये सब इंटीजर है, माइनस इनफाइनाइट, -5 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। इसमें से पॉजिटिव इंटीजर्स को नेचुरल नंबर कहते हैं, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक को हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये वाली बात कैसी होगी, सब कुछ आप एक भी देख लो कि कोई भी प्रीवियस ईयर में ऐसा सवाल नहीं है थ्योरेटिकल जो मैंने आपको थ्योरी में ना पढ़ाया हो। ऑल नेचुरल नंबर विद 0 कॉल्ड होल नंबर्स, ना कि इंटीजर्स, ठीक है। चौथा, देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर, ये बात भी सही है, ये सब होल नंबर लिखे हैं, लार्जेस्ट होल नंबर नहीं पता। स्मॉलेस्ट होल नंबर 0, तो यहां पे भैया सी ऑप्शन गलत हो गया। आगे चलेंगे, 9वां सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिसाइड विच ऑफ देम आर करेक्ट। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं, इनमें से आपको सही बताना है। पहला, एवरी प्राइम नंबर इज ऑड, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, ये बात एकदम गलत है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है जो इवन होता है, ठीक है बच्चों। प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का गुणनफल हमेशा विषम संख्या होता है, यह भी बात एकदम गलत है। सवाल बोला प्रोडक्ट ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर इज ऑड, किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर की गुणा करो ऑड आएगा, नहीं भाई। 2 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, आप इनकी गुणा कर दो तो 14 इवन नंबर आ जाएगा, यानी कि 2 प्राइम नंबर की गुणा करके भी इवन नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये बात भी गलत हो गई, तो यहां पे क्या आ जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2, कोई भी बात इनमें सही नहीं हुई। आगे, सवाल नंबर 10, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या है? n एक नेचुरल नंबर आप समझे, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट
अंत तक, है ना। तो n अगर एक पॉजिटिव इंटीजर नेचुरल नंबर है तो रूट n क्या होगा? ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ऑलवेज ए रेशनल नंबर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, आइदर ए नेचुरल नंबर और एन इरेशनल नंबर। आप खुद सोचो बच्चों कि सवाल का आंसर क्या आएगा, खुद सोचो, खुद सोचो। अरे है तो मैं तो तुम्हें गधा समझ रहा था, तुम तो टैलेंटेड निकले। अरे हैं क्या? वेरी गुड प्यारे बच्चों, वेरी गुड, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। अगर n एक नेचुरल नंबर है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो n का आप अगर अंडर रूट लोगे मेरे प्यारे भाई, है ना, n का अंडर रूट, तो वो नेचुरल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि संख्या है कैसी। मान लो आपने n की वैल्यू ले ली 16, 16 एक नेचुरल नंबर है, तो 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 4। 4 कैसा नंबर आ गया? नेचुरली आ गया। लेकिन अगर आपने n की वैल्यू ले ली भैया 11, 11 भी नेचुरल नंबर है, तो 11 का अंडर रूट क्या आ जाएगा फिर मेरे प्यारे भाई? 11 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? एक ये इरेशनल नंबर आ गया, क्योंकि 11 का अंडर रूट आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर आपने n की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर, 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि 4 का वर्ग है, ठीक है, तो उसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा, तो रूट n नेचुरल आएगा। लेकिन अगर n की वैल्यू ऐसी कि वो किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो उसका वर्ग नहीं निकलेगा। जैसे 11, 11 का अंडर रूट आप वर्गमूल नहीं निकाल पाओगे, तो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर। तो अगर n एक नेचुरल नंबर है तो उसका अंडर रूट या तो नेचुरल नंबर आएगा या फिर इरेशनल नंबर आएगा प्यारे बच्चों। डी ऑप्शन सही है। हर बात को मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूं, मजा आ रहा होगा। ये बताइए सवाल नंबर 11, टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज, दो लगातार नेचुरल नंबर हमेशा, ये सवाल नहीं कॉन्सेप्ट है, दो लगातार नेचुरल नंबर हमेशा को प्राइम होते हैं। ए ऑप्शन। दो लगातार, आप कोई भी दो लगातार संख्याएं लिखिए, वो हमेशा आपस में को प्राइम होंगे, हमेशा। जैसे मैंने लिखा 5, तो 5 का अगला क्या आएगा? 6, तो 5 और 6 में कुछ कॉमन है क्या? को प्राइम नंबर क्या होता है? जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, जो 1 के अलावा किसी भी कॉमन संख्या से ना कट पाए। तो 5 और 6 क्या होंगे? आपस में को प्राइम होंगे, है कि नहीं? आप कोई भी उठा लो, मान लो एक बच्चे ने उठा लिया, सर मैं लूंगा क्या ले लेते हैं? 18, तो 18 का अगला क्या आएगा? 19, तो 18 19 के आपस में को प्राइम, कुछ भी कॉमन है, आप कुछ भी ले लीजिए। एक बच्चा कहता है सर मैं लूंगा 42, तो 42 का अगला क्या आएगा? 43, आपस में क्या है? को प्राइम। तो दो लगातार नेचुरल नंबर हमेशा आपस में को प्राइम होते हैं, सहभाज्य होते हैं। एक बात और समझना कि अगर आप दो लगातार नेचुरल नंबर लिखेंगे तो हमेशा उनमें से एक ऑड होगा, एक इवन होगा। दो लगातार नेचुरल नंबर में हमेशा एक ऑड होगा, एक इवन होगा। 5 ऑड है तो 6, 18 इवन है तो 19 ऑड है, 42 इवन है तो 43 ऑड है। तो दो लगातार नेचुरल नंबर हमेशा आपस में को प्राइम होंगे, जिनमें से ऑलवेज एक इवन नंबर होगा और दूसरा ऑड नंबर होगा। ये बात समझिएगा। दो लगातार नेचुरल नंबर आपस में को प्राइम होते हैं, पहला स्टेटमेंट सही है। आइए अगला सवाल। चलो बच्चों बताओ इस सवाल का क्या आंसर है। यह सवाल सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, कोई समस्या आनी नहीं चाहिए किसी को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ टू इंटीजर पी एंड क्यू बोथ ग्रेटर देन 1 विच आर रिलेटिवली प्राइम। भाई दो इंटीजर हैं पी और क्यू, दोनों एक से बड़े हैं और दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम यानी कि को प्राइम है। मैंने बताया, कल ही पढ़ा दिया था कि रिलेटिव प्राइम या को प्राइम एक ही बात है। यानी कि पी और क्यू ऐसी दो संख्याएं हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उन पे विचार करो। अब यहां पे आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे, बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। ठीक है बच्चे, पहला
बोथ पी एंड क्यू मे बी प्राइम नंबर। ध्यान से सुनना, पी और क्यू दो इंटीजर हैं, दोनों एक से बड़े और दोनों आपस में क्या हैं, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम या को प्राइम है। तो पी और क्यू के बारे में विचार करके तीन स्टेटमेंट देखने, बोथ पी एंड क्यू में भी प्राइम नंबर, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मान लिया कि पी आपका 5 है और क्यू आपका 11 है, तो 5 और 11 दोनों प्राइम नंबर है और आपस में को प्राइम भी है। तो यानी कि ये वाली बात, क्योंकि यहां पे लगा है मे बी, क्या लगा है, पी और क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं। अगर मे बी की बजाय ये लिख देता ऑलवेज, तो यही ये बात क्या हो जाती, गलत हो जाती। बेटा तुम्हारी शादी ऐश्वर्या राय से हो सकती है, ऐश्वर्या राय की तो हो गई, किसकी नहीं हुई, नोरा फतेही से। तुम्हारी शादी नोरा फतेही से हो सकती है, सही बात है, हो सकती है। तुम्हारी शादी नोरा फतेही से ही होगी, ये गलत है भैया, ये तो गलत है। ठीक है, समझ में फर्क है, शब्दों में बड़ी ताकत होती है। बहुत से बच्चों को लगता है गणित केवल नंबर्स का खेल है, नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गणित में शब्द भी मायने रखते हैं। केवल नंबर सिस्टम की बात नहीं कर रहा, आप लाभ हानि पढ़ना, आप परसेंटेज पढ़ना, ब्याज पढ़ना, ठीक, उनमें शब्दों में भी बड़ी ताकत होती है, बड़े ध्यान से सुनना है। तो अगर पी और क्यू आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर हैं, तो पी और क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं, पहली बात सही है। दूसरा, बोथ पी एंड क्यू में भी कंपोजिट नंबर, दोनों पी और क्यू कंपोजिट नंबर हो सकते हैं, क्या बात सही है, पी और क्यू दोनों कंपोजिट नंबर हो सकते हैं। भाई मान लिया पी 15 है और क्यू 32 है, 15 कंपोजिट नंबर है, 1 3 5 15 से कट रहा है, 32 भी कंपोजिट नंबर है, और 15 32 आपस में को प्राइम है। मैं बड़े बड़े एग्जांपल इसलिए लेता हूं, बड़ी संख्या होंगे, जिससे कि आपका मन का डर दूर हो जाए। मैंने देखा टीचर को बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से बताते, वो बच्चा खुल ही नहीं पाता, उड़ ही नहीं पाता, तो अपनी पंखों को उड़ान दो, बड़ा सोचो, समझे। तो 15 32 दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों एक के अलावा किसी कॉमन नंबर से नहीं कट रहे, तो ये आपस में को प्राइम है, तो पी और क्यू दोनों कंपोजिट नंबर भी हो सकते हैं। तीसरा, वन ऑफ पी एंड क्यू में बी प्राइम एंड अदर कंपोजिट, क्या ऐसा हो सकता है कि पी और क्यू में से एक प्राइम हो और दूसरा कंपोजिट हो, यह बात भी सही है। भाई मान लीजिए पी है आपका 7, 7 क्या है, एक प्राइम नंबर, और क्यू मैंने ले लिया 12, 12 क्या है, कंपोजिट नंबर, और 7 और 12 दोनों आपस में कैसे हैं, रिलेटिव प्राइम। तो ऐसा हो सकता है कि पी और क्यू में एक प्राइम एक कंपोजिट हो, यानी कि तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही हैं, तो डी आंसर है बेटे इसका। मजा आया। दीपक कुमार जी सी ऑप्शन आप बता रहे थे, गलत कर दिए ना, हैं? अरे अब मजा आयो कि ना तुमको। सर 12 नंबर क्वेश्चन फिर से समझा दो बेटा, मैंने तो ऐसा, मैंने तो एक एक बात को एग्जाम्पल से समझाया। ऑप्शन 1 समझा दो, ऑप्शन 1, पी और क्यू दो इंटीजर्स हैं जो दोनों एक से बड़े हैं और आपस में रिलेटिवली प्राइम हैं। पी और क्यू दोनों एक से बड़े नंबर है, रिलेटिवली प्राइम। तो हमें पी और क्यू पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यह है, पी और क्यू में भी प्राइम नंबर, पी और क्यू प्राइम नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। दो प्राइम नंबर आपस में को प्राइम हो सकते हैं, दो प्राइम नंबर आपस में रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। मे बी का मतलब हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिया कि पी जो है 3 जो है एक प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और 3 और 5 आपस में कैसे हैं, क्योंकि इनका एचसीएफ क्या है, 1, कि 3 और 5, बताओ 3 और 5 को एक के अलावा कोई दूसरा नंबर आपको ब्रह्मांड में दिखता हो जो दोनों को काट दे। 3 और 5 को एक साथ नहीं काट सकता ना, इसलिए 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर हैं और आपस में रिलेटिव प्राइम भी हैं। तो दोनों दो प्राइम नंबर आपस में को प्राइम रिलेटिवली प्राइम हो सकते हैं। समझ आ गया, आगे चलते। सवाल नंबर है अगला 13वां सवाल, सीडीएस के पेपर का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला, द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोथ ग्रेटर देन 2 इज डिविजिबल बाई 2। दो प्राइम नंबर
जो कि 2 से बड़े हैं, उनका डिफरेंस हमेशा 2 से भाग होगा। क्या ये बात सही है? ये बात 100% सही है। अगर आप समझदार बच्चे हैं तो मेरे बिना एग्जाम्पल दे भी आज सोच सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर, ध्यान से ने शर्त लगी है 2 से बड़े, प्राइम नंबर 2 से बड़े लेने, 2 से बड़े हैं, 2 प्राइम नंबर हैं, उनका अंतर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, हमेशा 2 से भाग होगा। भाई 2 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर हैं कौन कौन से हैं? 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सब है, ये सब 2 से बड़े प्राइम नंबर हैं। ये सब क्या है? ऑड। ये सब क्या है? ऑड है, 2 से बड़े। आप इनमें से किन्हीं भी 2 का डिफरेंस निकालो, हमेशा इवन आएगा। कि मैंने कल पढ़ाया 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन होता है। मान लो आपने 11 और 5 ले ले, 11 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, दोनों प्राइम है, 11, 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा? 6, इवन नंबर आएगा, हमेशा 2 से कटेगा। क्योंकि मैंने कल पढ़ा है कि 2 ऑड नंबर को जोड़ो या घटाओ, हमेशा क्या आता है? इवन नंबर आता है। तो आप देखते ही समझ जाते कि अगर 2 से बड़े प्राइम नंबर की बात करा तो सारे के सारे प्राइम नंबर कैसे होंगे? ऑड होंगे। और 2 ऑड नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा? इवन आएगा। इवन आएगा तो 2 से भाग होगा। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। समझ आई बात? चलो अगला, 4 टू डिफरेंट इंटीजर m, n एंड ए प्राइम नंबर p। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है ना, सीडीएस का सवाल है, दिमाग लगाना है। 4 टू डिफरेंट इंटीजर m, n एंड ए प्राइम नंबर p। इफ p डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ m गुणा n, देन p डिवाइड्स आइदर m और n। पहले तो आप ये बताओ कि कितने बच्चे इस स्टेटमेंट को समझ पाए कि कहना क्या चाह रहा है। ध्यान सुनिएगा, 2 अलग अलग इंटीजर हैं m और n, अलग अलग इंटीजर है, सी सवाल में बोल दिया डिफरेंट है m और n, और एक प्राइम नंबर है p। ठीक है, m और n इंटीजर है, यानी कि इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन p क्या है? p प्राइम नंबर ही होना चाहिए। तो m और n 2 अलग अलग इंटीजर है, p एक प्राइम नंबर है। अगर p m गुणा n को डिवाइड करता है, अगर p जो है m गुणा n को डिवाइड करता है, तो p या तो m को भाग करेगा या n को, p या तो m को डिवाइड करेगा या n को डिवाइड करेगा। तो p क्या है बच्चों? एक प्राइम नंबर है, और p जो है m गुणा n को कंप्लीटली डिवाइड करता है। अगर p m गुणा n को डिवाइड करता है तो इसका मतलब p जो है मेरे प्यारे भाई, या तो m को डिवाइड करेगा या n को डिवाइड करेगा, तभी तो होगा। क्या ये बात आप खुद से नहीं सोच पा रहे? p m गुणा n को कब डिवाइड करेगा? जब p या तो m के अंदर छुपा हुआ हो या n के अंदर छुपा हुआ हो, यानी कि p या तो m को डिवाइड करे या n को डिवाइड करे। मैं एग्जांपल समझा लेता हूं। मान लो कि 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है भाई, और मैंने 2 संख्याएं ले ली मेरे भाई, मैंने 2 संख्या ले ली, एक ले ली 10 और एक ले ली 29। तो क्या 7 10 गुणा 29 को डिवाइड करता है? भाई 7 जो है मेरे प्यारे एक प्राइम नंबर है, 7 क्या है? एक प्राइम नंबर है, क्योंकि नीचे p क्या लेना है आपको? प्राइम नंबर। और मैंने m और n की वैल्यू ले ली यहां पे 10 और 29। तो क्या 10 गुणा 29 290 को 7 भाग करेगा? बताओ बच्चों, क्या 290 7 से भाग होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं भाग होगा? क्योंकि ना तो 10 के अंदर 7 आता है ना 29 के अंदर 7 आता है। मान लो अगर यहां 29 की बजाय हो जाता 21, मान लो 29 की बजाय यहां पर क्या हो जाता? 21, तो क्या अब ये 10 गुणा 21 210 हो गया? 210 7 से भाग हो जाता 30 बार, पूरा भाग हो जाता, क्या हो जाता? भाग हो जाता, शेषफल क्या आ जाता? 0। बोलो, अगर 210 7 से भाग हो जाएगा 30 बार तो शेषफल क्या बचेगा? 0। यानी कि भाग कब हो पाया? जब n के अंदर मेरे प्यारे भाई 7 आया है, 7 छुपा हुआ है। 7 चाहे n के अंदर हो चाहे m के अंदर हो, किसी भी एक संख्या अगर 7 से कट जाएगी तो इनकी गुणा भी 7 से कट जाएगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि 2 अलग अलग इंटीजर m और n है और एक प्राइम नंबर p है। अगर p m गुणा n को भाग देता है, डिवाइड करता है, तो तभी संभव है कि जब p या तो m को डिवाइड करे या n को डिवाइड करे मेरे भाई। ठीक है जी, तो ये बात एकदम सही है।
ठीक है, समझ में आया? 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, 2 भी प्राइम नंबर है, कहां हो रहा है? आकाश शर्मा, मुझे पता चल गया तुम थोड़ा कमजोर बालक हो, तुम सवाल ही नहीं पढ़े। कृपया सवाल को ढंग से पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ो, 4-5 बार पढ़ो, पूरी ताकत से पढ़ो कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि दो अलग अलग इंटीजर है m और n, और एक प्राइम नंबर है p। सवाल ने कहा है अगर p m गुणा n को डिवाइड करता है, p m गुणा n को अगर डिवाइड करता है तो p या तो m को भाग देगा या n को भाग देगा। बात समझ में आई है? तो सवाल में बोला है, आप कह रहे हो प्राइम नंबर सर 2 ले लीजिए हैं, और m और n ले लो 1 और 3। सर कहां डिवाइड हो रहा है? बेटा सवाल में क्या कह रहा है, p m गुणा n को डिवाइड करता है, तो 1 गुणा 3 तो 3 तो 2 से डिवाइड ही नहीं हो रहा। सवाल की कंडीशन तो आप पहले सेट करो। समझ में आया? ठीक है मेरे भाई, m गुणा n नीचे वाली संख्या है प्राइम नंबर p। m गुणा n p से कब भाग होगा? जब या तो m के अंदर p आता हो या n के अंदर p आता हो। अगर इनमें से किसी एक संख्या के अंदर p आ गया, फिर वो p से भाग करोगे तो पूरा। कोई भी बाप अपने बेटे से भाग होता है कि नहीं? 21 क्या? 21 7 का पापा है। 21 क्या है? 7 का पापा है। 7 21, इसलिए 21 को जब हम 7 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है भाई? 0 आता है। तो अगर m गुणा n p से भाग हो रहा है तो यानी कि p या तो m के अंदर आता होगा या n के अंदर, यानी कि या तो m p का मल्टीपल होगा या n p का मल्टीपल होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर नहीं समझ में आए तो स्किप कर दो। जिस दिन एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे अपने आप समझ जाओगे। जरूरी नहीं कि हर चीज इंस्टेंट खोपड़ी में फिट करनी है। बहुत सारी बातें ऐसी जो समय के साथ डाउट दूर होते हैं। परिनियम सब पे लागू होगा आकाश शर्मा, सब पे A to Z है। तीसरा ऑप्शन, इफ ए नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6n - 1, n बीइंग ए नेचुरल नंबर देन इट इज ए प्राइम नंबर। क्या ये बात सही है? गलत है। ये बात एकदम गलत है। अगर कोई भी नंबर 6n - 1 फॉर्म का है, जहां n क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो ये प्राइम नंबर होगा। ये तो लिखा हुआ है, अगर कोई संख्या 6n - 1 रूप की है तो ये एक प्राइम नंबर होगा। ये बात गलत है। इसका उल्टा सही है कि अगर कोई प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर जो होगा वो हमेशा 6n ± 1 फॉर्म का होगा। किसी भी प्राइम नंबर को आप लोग 6n ± 1 फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन कोई भी नंबर जो 6n - 1 फॉर्म में लिखा हुआ हो वो हमेशा प्राइम नंबर बने, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये बात गलत है, मैंने पढ़ा दिया है। हर प्राइम नंबर को 6n ± 1 फॉर्म में या तो 6n + 1 में या 6n - 1 में लिखा जा सकता है। पर एनी नंबर जो 6n - 1 फॉर्म का हो वो इट इज ए प्राइम, वो प्राइम नंबर रहे, ऐसा जरूरी नहीं है। गलत बात। डी देखो, there is only one set of 3 prime numbers such that there is a gap of 2 between 2 adjacent prime numbers। ये मैंने पढ़ा है नहीं है। There is only one set of 3 prime number, 3 प्राइम नंबर का केवल एक ही सेट ऐसा है जिसमें 2 का गैप है 2 लगातार प्राइम नंबर्स के बीच। मैंने बताया था 3 5 7, 3 5 7 ये 3 लगातार प्राइम नंबर है। ये अकेला ऐसा सेट है, 3 5 7 प्राइम नंबर्स में ये अकेला ऐसा सेट है जिनमें 2 लगातार प्राइम नंबर के बीच कितने का गैप है? 2 का गैप है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, देखो इस पे सवाल भी आते हैं। बाकी कोई सेट ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये बात एकदम सही है, सी वाली गलत है। आगे आ जाओ, जल्दी करोगे। 14वां सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट विचार करो, सही गलत बताना है। पहला, ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स 1 इज इवन। 2 लगातार इंटीजर्स में से एक इवन है। बात सही है, मैंने भी पढ़ाया। अब कोई भी 2 लगातार इंटीजर लिख लो। आपने लिखा 9, 9 के आगे क्या आएगा? अगला एक इवन आएगा कि नहीं आएगा? 2 लगातार इंटीजर्स में से एक इवन होगा और एक ऑड होगा। ये बात सही है। दूसरा, स्क्वायर ऑफ एन ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 8n + 1।
किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर, ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनेगा, किसी भी ऑड विषम संख्या का वर्ग 8n+1 फॉर्म का होता है। देखो, किसी भी ऑड नंबर के वर्ग को 8n+1 रूप में लिख सकते हैं। क्या ये बात सही है गलत है, ये तो चेक करना पड़ेगा। मान लो आपने एक ऑड नंबर ले लिया 3, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 9। ठीक है, तो 9 को आप क्या लिख सकते हो? क्या 8n+1 फॉर्म में लिख सकते हो? 8 गुणा 1 8 प्लस 1 9, हाँ लिख सकते हैं। भाई आपका ऑड नंबर होता है 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। तो क्या 25 को आप 8n+1 फॉर्म में लिख सकते हो? 8 तिया 24 प्लस 1 25, हाँ जी लिख सकते हो। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लो 11 ऑड नंबर है, तो 11 का स्क्वायर क्या आएगा? 121 को क्या लिख सकते हो 8n+1 फॉर्म में? 8 गुणा 15, 8 गुणा 15 120 प्लस 1 121, हाँ जी 8n+1 फॉर्म में। तो मैंने देखा किसी भी ऑड नंबर के स्क्वायर को, मैंने 2-3 एग्जांपल अपनी मर्जी से करके देखे, सबको 8n+1 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये वाला सेकंड स्टेटमेंट एकदम सही है। अक्सर इस तरह के सवाल आते हैं पेपर में जिनको बेसिक से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू लेके हिट एंड ट्रायल से चेक करके सॉल्व कर सकते हो। मैंने सॉल्व थोड़ा ना किया, मैंने अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू ले ली ऑड नंबर के स्क्वायर की, फिर रख के चेक करके देख लिया, बात फिट हो रही है हर बार, तो यानी कि ये सही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं, आप सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं। अब आप देखना कि बेसिक में और दिमाग लगाने में कितना फर्क है। मैंने आपको बताया कोई भी ऑड नंबर जो होगा वो हमेशा 2k+1 फॉर्मेट का होगा। 2k+1 या 2k-1 इसी फॉर्म का होगा। कोई भी ऑड नंबर इसी फॉर्म का होगा कि नहीं, मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, 2 × समथिंग प्लस 1, कि 2 के किसी नंबर में गुणा करेंगे इवन आएगा, इवन में 1 जोड़ेंगे ऑड आएगा। तो कोई भी ऑड नंबर इस फॉर्मेट का होता है। तो अगर मैं 2k+1 का स्क्वायर करूं, सवाल में तो यही तो बोला है कि किसी ऑड नंबर का वर्ग हमेशा 8n+1 का फॉर्म का होगा। तो 2k+1 का स्क्वायर क्या क्या होगा? एलजेब्रा लगाना पड़ेगा। आपको एलजेब्रा आता नहीं है, कैसे कर पाओगे भाई? आता है तो बहुत अच्छी बात है, एलजेब्रा लगाओ। a+b का स्क्वायर क्या आएगा? a² + 2ab + b²। 2k का स्क्वायर 4k प्लस 2ab, 2ab करोगे तो इनकी गुणा, 2 दूनी 4k प्लस 1 का स्क्वायर 1। जिस बच्चे को एलजेब्रा नहीं आता वो इस चीज को नहीं समझ सकता, वो स्किप कर दे, बाद में समझना। जब नहीं कि आपको एलजेब्रा आता ना आप जबरदस्ती से समझने की कोशिश करो, नहीं जबरदस्ती मत करो बेटा, तसल्ली से समझो। जिस दिन आप एलजेब्रा पढ़ोगे ये अपने आप समझ में आ जाएगा। आज डाउट रहेगा, 3 4 5 महीने बाद जब भी एलजेब्रा पढ़ोगे डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये बहम निकाल दो कि हम तो अभी करेंगे सर, मर जाएंगे वरना आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे नहीं चलता बेटा, ठीक है। पेशेंस नाम की चीज होती है। गणित क्या है? एक जाल है बेटा, उलझा हुआ जाल सारे सब्जेक्ट का, सारे चैप्टर का। अब आप जाल की एक एक परत खोल रहे हो, आप चाहते हो सारी परत उल्ट खोल के एक साथ खाट बना दो, आप नहीं हो सकता। धीरे धीरे खोलेंगी, धीरे धीरे जो है डाउट क्लियर होते जाएंगे, चीज कनेक्ट होती जाएंगी। तो ऑड नंबर 2k+1 फॉर्म का है, आप इसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा। अब आप देखो कि यहां से क्या आ रहा है सचिन, 4k कॉमन। तो अगर मैं यहां से 4k कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? k प्लस ये आ गया +1। अब आप मुझे बताओ कि ये क्या है? मुझे बताओ ये क्या है? 4k कॉमन, ये 2 लगातार संख्याएं, ये 2 लगातार संख्याएं हैं कि नहीं भाई? लगातार संख्याएं क्या है? एक के गैप पे होती हैं। अगर k है एक नंबर तो इसके अगला नंबर क्या आएगा? और 2 लगातार संख्याओं की गुणा अगर करोगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर। बताओ, अरे बोलो, पढ़ा है कि नहीं? 2 लगातार संख्याओं में एक हमेशा इवन होता है, एक ऑड होता है। जैसे 5 है, 5 का अगला नंबर क्या आएगा? इनकी गुणा क्या करोगे? 30, इवन। 2 लगातार संख्याओं की गुणा क्या आएगी? 2 लगातार संख्याओं में एक इवन होगा, एक ऑड होगा, इवन की ऑड में गुणा करेंगे क्या आएगा? इवन। तो यानी कि ये इवन नंबर होगा। और इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 2n फॉर्म। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? 2n फॉर्मेट का,
यानी कि 2 गुणा समथिंग होगा, ये नंबर 2 गुणा समथिंग होगा कि नहीं? तो क्या आ गया ये 8n+1 फॉर्मेट आ गया कि नहीं आ गया बताओ? n इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। हालांकि सवाल में मेंशन करना चाहिए यहां n एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 15। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। देखो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इस तरह के सवाल आते हैं, आसान आसान, ठीक है। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योग। 3 अंकों की सबसे छोटा प्राइम नंबर 101, 3 अंकों का सबसे बड़ा प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ा है 997, इनका योग कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1098, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? बी ऑप्शन, बात खत्म। तो आपको पेपर में हर तरह के सवालों के लिए तैयार रहना, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट सब आएंगे। अब यहां पे थोड़े थोड़े वो सवाल है जिनमें आपको कैलकुलेशन भी करनी है। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सम ऑफ ए एंड बी। अगर ए और बी दो प्राइम नंबर है तो कौन सा ए और बी का सम नहीं हो सकता? 6, 10, 28 और 14। ए और बी अगर दो प्राइम, देखो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है? प्राइम नंबर से। सवाल में बोला अगर ए और बी दो प्राइम नंबर हैं तो ए और बी का योग क्या नहीं हो सकता? ध्यान से सुनिएगा, एक एक को चेक करते हैं। जैसे कि 6, क्या दो प्राइम नंबर को जोड़ के 6 आएगा? देखो 6 बहुत छोटा सा नंबर है, तो दो बहुत छोटे नंबर को ही जोड़ के 6 आएगा। मान लो अगर मैं 2 और 3 लेता हूं तो 2 और 3 को जोड़ के क्या आएगा? 5। अगर मैं 2 और 3 प्राइम नंबर लेता हूं तो इनको जोड़ के क्या आएगा? 5। 6 तो नहीं आएगा, ठीक है, 2 और 3 पे बात नहीं बनी। अगर मैं 2 और 5 लेता हूं तो जोड़ के क्या आएगा? 7। 6 तो नहीं आएगा, नहीं आ रहा। अगर मैं 3 और 5 लेता हूं तो जोड़ के क्या आएगा? 8। 3 और 5 लूंगा तो जोड़ के क्या आएगा? 8। 6 तो नहीं आएगा। और उससे बड़ा लूंगा तो 6 से, उससे ज्यादा बड़े नंबर लूंगा तो जोड़ के 6 से ज्यादा आएगा। यानी कि मैंने खूब कोशिश भिड़ा ली, आप कुछ भी जोड़ के यहां पर 6 नहीं बना पाओगे। बना पा रहे हो क्या? तो दो प्राइम नंबर को जोड़ के कभी भी 6 नहीं आएगा। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है भाई। अब अच्छा कहोगे सर 10 कैसे बनेगा? 10 बन जाएगा, 7 और 3 10 जोड़ के, ठीक है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, 14 बन जाएगा, 11 3 14 जोड़ के, ठीक है, 28 बन जाएगा, 11 17 जोड़ के, 11 17 जोड़ के। लेकिन ये सब आपको निकालने की पेपर में जरूरत थोड़ा है, जब आपने 6 पे ही ये पता लगा लिया कि भाई दो प्राइम नंबर को जोड़ के 6 नहीं आ रहा, क्योंकि 2 3 को जोड़ के 5 आ रहा है, 2 5 को जोड़ के 7 आ रहा है, 3 5 को जोड़ के 8 आ रहा है, बाकी तो जोड़ूंगा बहुत बड़ा बड़ा आएगा, 6 तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल, ये 17वां मैंने आपको पहले बता दिया ट्विन प्राइम का, ये करेंगे 18। करो, जल्दी से बनाइए सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। 4 आपको पेयर दिए, बताना है कौन सा आपस में रिलेटिवली प्राइम है या कौन सा को प्राइम है। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, ठीक है। पहले छोटे छोटे पे ध्यान देते हैं ना। 27 और 51 दोनों 3 से कटने वाले हैं। इतनी बुद्धि होनी चाहिए, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूले में रख के आंसर निकाल लो। समझ में आई बात?
ये कॉमन सेंस से होते हैं, प्रैक्टिस से होते हैं, ऑब्जर्वेशन से होते हैं। 27 और 51 दोनों 3 से कट रहे हैं। 3 नाम 27, 3 गुणा 17 51। अब पहाड़े याद होने चाहिए ना, तो ध्यान दें कि 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो ये कोप्राइम। 51 119 17 का पहाड़ा नहीं है। 17 3 51, 17 7 119। ये दोनों संख्या 17 से कटते, जबकि कोप्राइम क्या होंगे, जो एक के अलावा किसी से ना कटे, तो ये कोप्राइम नहीं है। 98 और 567। हाँ देखा ना, ऐसे देखो देखो, सब पूरी दुनिया जानती है कि 98 होता है 14 7 98, है ना। अब ये 5 6 7 है, 56 और 7 दिख रहा है ना, देख समझ लेना था ये 56 7 देख के। 7 8 56, 7 एकम 7। तो अगर मैं इन दोनों संख्याओं को देखूं तो दोनों में 7 कॉमन नहीं दिख रहा, आप क्या दोनों में 7 कॉमन दिख रहे हैं, दोनों संख्या 7 से कट रही है, तो ये कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम क्या बचा फिर, पहला 103 और 113। 103 113 दोनों प्राइम नंबर भी हैं और आपस में कोप्राइम भी है। बताओ 19वां रेलवे एनटीपीसी का सवाल है, अभी 2025 का लेटेस्ट। 333 और 346 के बीच कितने प्राइम नंबर आते हैं, समझ में आया। 333 346 के बीच। अब मैंने आपको कोई फॉर्मूला तो बताया नहीं है कि फॉर्मूला में वैल्यू रखो और आंसर निकाल लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1 बाई 1 मैनुअली करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। हालांकि आप दिमाग में सोच के कर सकते हो। 333 और 346 के बीच, 333 के बाद आएगा 334, जो प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि 2 से कटेगा। अगर किसी संख्या के एंड में इवन नंबर आता है तो वो 2 से कटेगा। 334 के बाद 335, ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता क्योंकि एंड में 5 आ रहा है, ये 5 से कटेगा। 336 एंड में 6 आ रहा है, 2 से कट जाएगा, प्राइम नंबर तो कटना ही नहीं चाहिए एक और खुद के अलावा किसी से। 337 ये प्राइम नंबर हो सकता है, इसको भी रख लेते हैं। 337 के बाद 338, 2 से कट जाएगा। 339, 339 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 से कट जाएगा नहीं। 340 2 से कट जाएगा, 5 से भी। 341, 341 प्राइम नंबर हो सकता है, ये जरा जो है देखेंगे भी। 342 2 से कट जाएगा। 343 7 का क्यूब, 7 का क्यूब याद होना चाहिए ना, तो 343 7 से कटेगा, नहीं हो सकता। 344 2 से कट जाएगा। 345 5 से कट जाएगा। यानी कि यही 2 नंबर हैं जिनमें से प्राइम नंबर आपको हो सकते हैं, ठीक है, 337 और 341। अब हम कैसे पता लगाएं कि इनमें से प्राइम नंबर है कि नहीं। पहली बात तो 6n प्लस माइनस 1 फॉर्म का बनना चाहिए, पहली बात तो ये चेक कर लो, है ना। तो 6 पंजे 30, ये 6n प्लस माइनस, यानी कि 6 से डिवाइड करने पर या तो 1 आए या माइनस का 1 आए। 6 पंजे 30, 3 बचेगा, 6 चिंग 36, 1 बचेगा। ये 6 पंजे 30 और 3 1, 6 पंजे 30, 1 बचेगा, बन जाएगा। लेकिन अब तो चेक करना पड़ेगा। देखो मान लो कि जैसे 341 है, मुझे ये पता लगाना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, क्योंकि 341 क्या एक सड़ा हुआ नंबर है। सड़ा हुआ नंबर क्यों, ना तो ये 2 से कट रहा है, ना ये 3 से कट रहा है, ना ये 5 से कट रहा है, तो सब अच्छे अच्छे नंबर से नहीं कट रहा। जो अच्छे अच्छे नंबर से नहीं कटता उसे प्राइम नंबर, उसे जो है सड़ा हुआ नंबर कहता हूं मैं। ना ये 2 से कट रहा, ना 3 से, ना 5 से, इसकी शकल जो है बुरी है काफी, ना ये 9 से कट रहा। तो हम कैसे पता लगाएंगे, जब यानी कि ये हो सकता है किसी प्राइम नंबर से कट जाता हो सकता है ये 17 से कटता हो या 19 से कटता हो। कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या किस प्राइम नंबर से कटती है। आप ये देखो 341 से छोटा, 341 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, 341 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। 341 से छोटा ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी का वर्ग बनती है। 324, 324 किसका वर्ग है, 18 का। तो मुझे 18 नहीं लेना, 18 से छोटा प्राइम लेना। क्या लेना है, 324 किसका वर्ग है, 18 का वर्ग। 18 नहीं लेना, 18 से छोटे प्राइम नंबर से चेक करना। 18 से छोटा प्राइम नंबर है क्या, 17 से कटता है, 340 नहीं,
17 से छोटा 13, क्या 13 से कटता है? 13 दूनी 26, बच गया 8, नहीं कटता। 11, क्या 11 से कटता है? 11 तिया 33, 11 से कट गया, देखो तो 11 से कट गया, 11 तिया 33 और 11 गम 11, 11 गुणा, यानी कि ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 11 से भी कट गया और 31 से भी कट गया। लेकिन मैंने पता कैसे लगाया? मेरे पास ये निंजा टेक्निक थी। ये नंबर तो फिर भी आसान था, ये नंबर तो फिर भी आसान था। कोई और ज्यादा सड़ा हुआ नंबर मिल जाए, आप इसी तरीके से पता लगाना कि कोई नंबर किसी प्राइम से, किस प्राइम से कट रहा है। 341 से छोटा पूर्ण वर्ग नंबर चेक करो, क्या है? 300, जो किसका वर्ग है? 18 का। अब 18 से छोटे प्राइम नंबर चेक करो, केवल बड़े मत, छोटे चेक करो। छोटा चेक करना इजी होता है। 17 से नहीं कटा, 13 से नहीं कटा। मैं कह रहा हूं कि 2-3 बार ही चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बार, मुश्किल से 2-3 बार चेक करना पड़ेगा, आप पकड़ लोगे। तो यानी कि ये प्राइम नंबर, तो कम से कम एक तो रहने दो प्राइम नंबर, क्योंकि ऑप्शन में 0 नहीं है। ठीक है, कम से कम एक तो प्राइम नंबर रहने दो। टेन आउट ऑफ 10, क्योंकि एक बार भी नींद नहीं आई। बाकी में नींद आती क्या? मग्गा में पानी भर के रखा करो, जैसी नींद आई बाल्टी से डाले। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अभी मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम में, तो ये काम आप और जल्दी कर लोगे। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको फिर भी, लेकिन कंसेप्ट मैंने आपको समझा दे कि चेक कैसे करना है। ठीक है, ये कमेंट रुक जाते हैं गोविंद कभी कभी बीच में ना। आगे देखेंगे सवाल नंबर 20, कौन सी एक अपरिमेय संख्या है? ये एएलपी टीयर 2 के पेपर का सवाल है। आपको 4 ऑप्शन दे, कौन सा इरेशनल है? इरेशनल समझते हैं, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में दो इंटीजर के अनुपात में ना लिखा जा सके। √3 गुणा √27, पर √3 गुणा √27 आ जाएगा √81, और √3 की √27 में गुणा करेंगे, दोनों पे रूट चढ़ा हुआ है, गुणा है तो 27 दिया, 81 का अंडर रूट क्या आ गया, और 9 क्या है? एक रैशनल। जबकि हम क्या पूछ रहे हैं, ये तो गलत है। 4 √4 का अंडर रूट क्या आएगा? 2, 2 चौक 8, 8 क्या? इंटीजर, इंटीजर यानी कि रैशनल नंबर। 169 का अंडर रूट 13 है, 196 का अंडर रूट 13 में से 14 घटाएंगे क्या आएगा? -1 यानी कि इंटीजर, इंटीजर यानी कि -1/1 रेशनल। तो ये क्या आ गया फिर? तो इस सवाल का आंसर जो आ जाएगा वो, क्योंकि 9 का अंडर रूट 7 का अंडर रूट निकलेगा क्या? नहीं, तो √7 एक इरेशनल नंबर है। 3 में जोड़ोगे तो भी इरेशनल ही रहेगा, क्योंकि इरेशनल को किसी जो है इरेशनल को अगर आप रैशनल के साथ जोड़ो, घटाओ, गुणा, भाग कुछ भी करो, इरेशनल ही आएगा। ये बता दीजिए। आसान सी बात है। डाल दिए भैया। आगे आईबी के सवाल भी डाले हैं, यूपीएससी सी सेट के भी डाले हैं, हैं? अब लेकिन आप ये समझते नहीं। आप आईबी का भी पेपर हुआ, आईबी के कितने हैं बेटा? 160 सवाल है। 160 सवाल में नंबर सिस्टम के कितने आए हैं? मुश्किल से 8-10 सवाल। अब तुम्हें वो एक अभी थोड़ा ना दिख जाएंगे भाई। रेलवे का जब पेपर होता है तो उसके आते हैं 1800 सवाल। रेलवे का पेपर हो रहा है हर साल, आईबी का पेपर होता है 2 साल में एक बार। आप कैसे वो उम्मीद करते हो? अब आप खुद सोचो कि बैच में तो मैं करवाऊंगा ही करूंगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मैं आपको दिखाता हूं, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, सिलेक्शन वे पे, सिलेक्शन वे एप्लीकेशन, सिलेक्शन वे यूट्यूब चैनल, यहां वीडियोस में जाओ, क्या दिखाई दे रहा है आपको? इंटेलिजेंस ब्यूरो एसीआईओ ग्रेड सेकंड 2025 के टॉप 40 सवाल गणित के, जिन सवालों ने जो है टीसीएस के इन सवालों ने बच्चों की लंका लगा दी। मुझे बताओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के टफेस्ट 40 सवाल मेरे अलावा किस दूसरे टीचर ने करवाए यूट्यूब पे? बताओ जरा। और जिस दिन आंसर किया है उसके अगले दिन, उसी के अगले दिन इंटेलिजेंस ब्यूरो का दूसरा पेपर हुआ मेरे प्यारे भाई, सिक्योरिटी असिस्टेंट का। ये रहे बेस्ट 40 सवाल, अपडेटेड भौकाली सवाल, बहुत टफ क्वेश्चन है।
बताओ हमारे अलावा किस दूसरे आदमी ने करा ये? तो जब मैं YouTube पे जो है इतना कुछ करा देता हूं, तो आपने तो फिर भी थोड़ी सी फीस दी है मेरे भाई, तो मैं आपके लिए कितना कुछ करूंगा, कलेजा निकाल के रख दूंगा। लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा। अगर मैं कॉन्सेप्ट बताऊं तो YouTube पर भी खुला हुआ है चीज, आप पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से पढ़ लो, तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के जो लेटेस्ट पेपर हो रहे हैं उनका बेस्ट सवाल मैं कराता हूं, ये यहां से भी कर लोगे, मैं बैच में भी कराऊंगा, लेकिन अपने सीक्वेंस पे हर चीज आएगी ना। अभी मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में प्रॉफिट लॉस के सवाल ज्यादा है, मैं जबरदस्ती प्रॉफिट लॉस के थोड़ा ना कराने लगूंगा, अभी सीक्वेंस में चलेगा चीज। ठीक है, चलो आ जाओ। सवालों का कोई अंत नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे अगर मैं तुम्हें 500 सवाल भी करा दूं तो भी खत्म नहीं होंगे। 500 सवाल भी, सवालों का कोई अंत नहीं है। ठीक है, मुझे आपको क्या कंसेप्ट सारे बताने हैं और इतने सवाल आपको करा देने हैं कि आपको मेरे पैर में दिमाग चलने लगे और आप कर पाओ। ठीक है, दिमाग चलने लगे। सर सारे सवाल लिखने, सवाल नहीं बेटा, सवाल तो सीट मिली हुई है, वो लिखने क्यों है आपको? चलो जल्दी से करो भाई। कौन सा रैशनल नंबर है? 4 ऑप्शन दिए, कौन सा रैशनल नंबर है? √2 प्लस √5 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। √2 का स्क्वायर 2 प्लस √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2ab, 2ab करोगे तो ट्वाइस ऑफ ab, यानी कि इन दोनों की गुणा। √2 की √5 में गुणा करेंगे √10, तो कैसा नंबर आ गया? इरेशनल है भाई, क्योंकि 2 में 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 7, 7 प्लस 2 √10, भाई 10 का रूट तो निकलेगा ही नहीं ना, है ना? तो ये क्या हो गया? इरेशनल। 2 माइनस √5 क्या हो गया? इरेशनल। √5 एक इरेशनल नंबर है, 2 में से घटाओगे तो भी इरेशनल ही रहेगा। 2 प्लस √5 इरेशनल है। ये क्या है? √2 प्लस 1/√8। ठीक है, ये √2 प्लस 1/√8 का स्क्वायर होगा। ये इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है बच्चे, √2 प्लस 1/√8 का स्क्वायर होगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक है। बताओ क्या ये रैशनल नंबर है? √2 प्लस 1/√8 क्या होता है? √8 का मतलब ही क्या है बच्चे? √8 का मतलब होता है 4 दूनी 8। ये तो होता है 4 का अंडर रूट क्या आ गया? 2 का, तो √8 का मतलब होता है 2 अंडर रूट, तो 2 अंडर रूट 2 आ गया, इसका स्क्वायर होगा मेरे भाई। अब आप जानते हैं कि इसकी यहां पे क्या हो जाएगी? गुणा। 2 √2 की √2 में गुणा करेंगे 4, भाई √2 की √2 में गुणा करेंगे 2, 2 की 2 में, 4 में ऊपर 1 जोड़ूंगा तो 5/2 √2 का क्या आ गया? स्क्वायर। 5 का वर्ग नीचे 2 √2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8, तो ये क्या बन गया? एक रैशनल नंबर, क्योंकि 25 भी इंटीजर है, 8 भी इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर बन गए। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। आ जाइए बच्चों, अगला सवाल, सवाल नंबर 22। जितने भी पेपर होते हैं मैं हर एक का सॉल्यूशन करवाता हूं मेरे भाई। यार संडे भी मैं अपने खराब करता हूं, मैं पढ़ाने पे अभी जैसे रिसेंट के जितने पेपर हुए, मान लो आईबी का पेपर हुआ, ये मैंने सॉल्व कराया। दूसरे चैनल पे आ जाइए, जो हमारा मेन चैनल है जिसपे केवल एसएससी के बारे में बातें होती हैं। सिलेक्शन फेस का जो है पेपर हुआ, भाई एसएससी के चेयरमैन साहब तो 1 करोड़ मांग रहे हैं सवाल सॉल्व करवाने पे, हम देने को तैयार हैं। देखिए 60 सवाल कराए, इसके बेस्ट 60 सवाल सिलेक्शन फेस के पेपर के। इससे पहले सीडीएस का पेपर हुआ था, हमने रेलवे एनटीपीसी का पेपर हुआ 12th लेवल का, देखो टॉप 100 सवाल हमने सॉल्व कराए, टॉप 100 सवाल भाई हैं। ये देखो सीडीएस का पेपर हुआ था अभी, इतने बेहतरीन सवाल थे, 3 घंटे की क्लास है, मैंने पूरा पेपर सॉल्व कराया है। तो आपको नहीं लगता इसमें मेहनत लगती है भाई? यूट्यूब पे बकवासबाजी नहीं है, आप देखो ये सारी पढ़ाई की वीडियो मेरे प्यारे भाई, ये सब प्रैक्टिस क्लासेस हैं, एक बैच में भी होगा, पर थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। चलो आ गया ये अगला सवाल। यदि सभी प्राइम नंबर, इफ द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर इज एक्स, सारे प्राइम नंबर का सम एक्स है और सारे
ऑड प्राइम नंबर का सम y है। तो क्या पूछा है? x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई क्या आएगा दिमाग में बता दीजिए, तो इस सवाल का आंसर है। बोलो हाँ। सारे प्राइम नंबर का सम x है, तो सारे प्राइम नंबर कौन से होते हैं? 2, 3, 5, ये सब प्राइम नंबर हैं, इनका सम क्या है? x। बोलो। और ऑल ऑड प्राइम नंबर इज y, सारे ऑड प्राइम नंबर का सम y। ऑड प्राइम नंबर कौन से? 3, 5, 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये क्या है? y है, यही है y। तो आपसे क्या पूछा? x माइनस वाई। तो जब हम घटाओगे तो सारे ऑड प्राइम तो कट जाएंगे, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये आपको दिमाग में सोचना था। आगे आइए। All odd prime number up to 110 are multiplied together. What is the unit digit in this product? सारे ऑड प्राइम नंबर 110 तक गुणा किए जाते हैं, इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा? सारे, देखो यहां गलती कर दी ना, ऑल ऑड प्राइम नंबर्स 110 तक के सारे ऑड प्राइम नंबर को आपस में गुणा किया जाता है। तो प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, लेकिन 2 नहीं लेना है। 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो 2 के आगे अगला क्या आएगा? 3 ऑड प्राइम नंबर है, 5 ऑड प्राइम नंबर है, 7 ऑड प्राइम नंबर है, 11 ऑड प्राइम नंबर है। इस तरीके से 110 तक के जितने भी ऑड प्राइम नंबर हैं, इन सबको क्या करते हैं हम? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने पर जो भी नंबर आए कोई मतलब नहीं है, उसके सबसे आखिर में क्या आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट आपको बताना है। बताइए क्या आएगा सबसे आखिर में? देखो 5 एक बहुत खास नंबर है, अगर 5 की किसी इवन नंबर में गुणा करोगे तो हमेशा एंड में 0 आएगा। 5 दूनी 10, 5 छिंग 30, 5 अट्टे 40। लेकिन अगर आप 5 की ऑड नंबर में गुणा करोगे तो हमेशा एंड में 5 ही आएगा। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 5 नाम 45, है ना? तो यहां 5 है बेटा। 5 की सारे ऑड नंबर है, 5 की किसी भी ऑड नंबर में गुणा करते जाओ, एंड में क्या आने वाला है? 5 ही आने वाला है। तो सवाल का आंसर 5 है। तो जो बच्चे 0 बता रहे थे जल्दबाजी में, वो गलत है। ये बताओ, सीडीएस के पेपर का सवाल है, लेटेस्ट बनाइए। What is the sum of largest and smallest 4-digit numbers made by using single digit prime numbers without repetition? है? नहीं नहीं, सवाल अलग है ये। What, नहीं ये अलग है सवाल, ध्यान से सुनना। सीडीएस का सवाल है, What is the sum of largest and smallest 4-digit numbers made by using सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स विदाउट रिपीटेशन? यानी कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर का यूज करके, बिना रिपीट किए, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी उसका योग क्या है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर कौन से होते हैं। सबसे पहले आप मुझे यह बताओ कि सिंगल डिजिट प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5, 7। क्योंकि इसके बाद 11 डबल डिजिट हो जाएगा कि नहीं? अब इनका यूज करके जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनेगी उनका यूज। सबसे बड़ी संख्या कब कैसे बनेगी भाई? 4 अंकों की। सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो यहां पे सबसे बड़ी संख्या बनेगी इनके इस्तेमाल से 7, 5, 3, 2। और सबसे छोटी संख्या कैसे बनेगी? पहले सबसे छोटा अंक 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर उससे बड़ा 7। ऐसी तो होगा। कम से कम संख्याओं का इतना ज्ञान तो है सब बालकों को, है? आपसे पूछा है तो क्या आएगा? 7, 2, 9, 3, 5, 8, 5, 3, 8, 7, 2, 9। तो 9, 8, 8, 9 इस सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। मुझे लगता है सब कुछ समझ में आया है, लेटेस्ट आया था। ये बताइए सवाल नंबर 25 करो। करो बच्चों।
बताइए, सीजल मेंस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। कंपोजिट नंबर समझा, वो तो कल समझा दिए बेटा। कंपोजिट नंबर वो संख्या जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं एटलीस्ट। 8998 नहीं आएगा भाई, इनको जोड़ोगे तो 9889 आएगा ना। ये बच्चा पूछ रहा सर कंपोजिट नंबर क्या होता है। इसके लिए कल का लेक्चर देखो, मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा बेटा। आप यार मैंने क्या बोला, अगर आप किसी एक दिन की क्लास मिस कर देते हैं तो एक काम करो, फिर उस पूरे चैप्टर की ही क्लास मिस कर दो। पूरे चैप्टर के मिस कर देते हो तो पूरा जो है पोर्शन ही मिस कर दो, पूरा पोर्शन मिस कर दो तो पूरा बैच ही मिस कर दो। ठीक है, ऐसा करो आप। मैं कंपोजिट नंबर का सवाल करा रहा हूं तो आपको कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए, और वो मैंने कल पढ़ा दिया है। आप मुझसे ये कोशिश करो कि मैं दोबारा दोबारा वही चीज बताता रहूं, नहीं है बेटा, मैं उस तरह का टीचर नहीं हूं। एक बार ठहर के बिल्कुल छोटे बालक की तरह बेसिक बताऊंगा, लेकिन जब सवाल होंगे तो केवल सवाल होंगे, वहां बेसिक का धागा नहीं खोला जाएगा दोबारा से। सवाल सवाल की तरह करने हैं, बेसिक को नहीं लेके आना है बीच में, और बेसिक बेसिक की तरह पढ़ना है कि जैसे हम तीसरी क्लास के बालक हो। ये हमारे पढ़ाने का तरीका है। जब सवाल होंगे तो कोई बेसिक नहीं, बेसिक क्या तेल लेने, सवाल सॉल्व होगा केवल। और जब बेसिक पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे हम दूसरी क्लास के बालक हो, हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, इसलिए क्लास छोड़नी नहीं है। 53 से 97 तक कितने कंपोजिट नंबर हैं? कंपोजिट नंबर 53 से 97 तक। यहां बोला है हाउ मेनी कंपोजिट नंबर आर देयर फ्रॉम 93 टू 97। क्या लगा है? फ्रॉम। ठीक है, तो 53 से लेके 97 तक कितने प्राइम नंबर्स और कितने कंपोजिट नंबर्स हैं, ये ना सवाल। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर आप 53 और 57 के बीच कंपोजिट नंबर गिनने लगे, जैसे 54, 55, 56, 58, तो ऐसे गिनने में तो बहुत टाइम बर्बाद होगा। होगा कि नहीं होगा सचिन? तो फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कि 53 से 97 तक टोटल नंबर कितने हैं। मुझे बताओ कि 53 से अगर मैंने 97 तक संख्याएं लिखी हैं तो टोटल संख्याएं हैं कितनी। अगर मैं 53 से 97 तक संख्याएं लिखता हूं तो टोटल संख्याएं कितनी लिखी हैं बताइए। 53 से 97 तक टोटल संख्याएं कितनी है? मान लो जैसे मैंने आपके सामने लगातार लिखा 5, 6, 7, 8, तो आप कैसे पता लगाओगे लगातार संख्या कितनी संख्या लिखी हुई है? आखिर में से पहला वाला घटा दोगे तो क्या 3 है, ये तो 4 है, तो इसमें एक जोड़ना पड़ता है कि जब मैं आखिर में से पहला वाला घटाऊंगा तो इनके बीच में गैप आते हैं मेरे प्यारे भाई, कि इनके बीच में 3 गैप हैं, लेकिन संख्याएं कितनी है एक्चुअली में? 4 है, तो एक जोड़ना पड़ता है। तो 53 से 97 तक टोटल संख्याएं कितनी है? 97 में से आप 53 घटा दो और उसमें आपको एक जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 45। 53 से 97 तक टोटल 45 संख्याएं, लेकिन सवाल में ये टोटल संख्या थोड़ी ना पूछा है कितने कंपोजिट नंबर है। इन 45 संख्याओं में कुछ प्राइम होंगे और बाकी कंपोजिट होंगे। ठीक है, एक डाउट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। यहां बोला है फ्रॉम 53 टू 97, यानी कि 53 और 97 को भी काउंट करना है। अगर फॉर्म की जगह आ जाता बिटवीन, बिटवीन यानी कि बीच में, तो 53 97 को काउंट नहीं करते। फिर 53 और 97 के बीच में 54 से शुरू करके 96 तक काउंट करते। समझ में आया? तो ये फर्क है थोड़ा सा भाषा का, शब्दों में ताकत होती है, शब्दों पे ध्यान दिया करो। टोटल 45 संख्याएं, क्लियर है? अब आपसे पूछा कंपोजिट नंबर कितने 53 से 97 तक। मैंने कल की क्लास में पढ़ाया कि भाई ये 53 से 97 किस रेंज में आ रहे हैं? 50-100 की रेंज में आ रहे हैं ना। मैंने कल की क्लास में आपको पढ़ाया कि 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से लेके 100 तक 10 जो हैं वो प्राइम नंबर है, और वो कौन कौन से होंगे? 53, 59, 61, 67 और आखिर में 97। यानी कि 53 से 97 तक 10 प्राइम नंबर होंगे। कुल 45 संख्याएं हैं,
जिसमें से 10 आपके प्राइम नंबर हैं, तो बाकी के फिर 35 क्या बचे, घटा के आ जाएगा कंपोजिट नंबर बचे। ए ऑप्शन आंसर है। ना, नहीं आता उज्जवल भाटिया, ठीक है। किसी को कोई डाउट? अरे बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया? अरे मुझे कमेंट सबका दिख रहा है भाई, ठीक है। चलो सर, 37 क्यों नहीं होगा? 33, क्योंकि 35 है इसलिए 37 नहीं होगा आंसर, ठीक है। ये कैसी बात हुई भाई? आगे चलो। 25वां और 26वां सेम डल गया क्या सवाल? चेक करवाना जरा इससे। 25वां 26वां सेम कट गया है। चलो 26वां देखेंगे बाद में। ये बताइए, सीडीएस के पेपर का सवाल है, बताओ। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, ये प्राइम नंबर है। सुनना, एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, तीन प्राइम नंबर है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन? तो एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल हैं जहां एन एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। कृपया सवाल को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है क्या, ये बताओ। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31 और एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों क्या हैं? प्राइम नंबर है। एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं। अगर ये तीनों प्राइम नंबर है तो सवाल में एन का मान नहीं पूछा कि बच्चे आप ये समझ लो कि एन का मान पूछ रहा है। सवाल में पूछा है एन की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, एन के कितने मान संभव हो सकते हैं। अगर एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, ये तीनों प्राइम नंबर है। ध्यान से देखो, इनमें कुछ खास बात है क्या? ये तीनों प्राइम नंबर, कुछ खास बात है क्या सचिन? देखो क्या खास बात है। बहुत बढ़िया सवाल है, जिसे कहते हैं लॉजिकल सवाल, वो यही होते हैं। इनमें कुछ खास बात है क्या? एन स्क्वायर माइनस 33, एन स्क्वायर माइनस 31, एन स्क्वायर माइनस 29, कुछ खास बात है? एन स्क्वायर माइनस 33 में दो जोड़ोगे एन स्क्वायर माइनस 31 आएगा। एन स्क्वायर माइनस 33 में भाई एक संख्या एन स्क्वायर माइनस 33 है, इसमें प्लस 2 करो, अगला आ गया एन स्क्वायर माइनस 31। एन स्क्वायर माइनस 31 में दो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एन स्क्वायर माइनस, यानी कि ये तीनों प्राइम नंबर है जिनके बीच में दो दो का गैप है। और मैंने आपको बताया कि दुनिया में एक ही सेट ऐसा है 3, 5 और 7, जो तीन लगातार प्राइम नंबर है जिनके बीच में दो दो का गैप है। पूरी दुनिया में और कोई सेट ऐसा नहीं पैदा हुआ। इसका मतलब जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी, क्या ये सवाल आप कर पाते? नहीं कर पाते। यानी कि ये तीनों संख्याएं क्या बननी चाहिए फिर? 3, 5, 7। ये 3 होगा, दो जोड़ोगे 5 आएगा, और ये क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 7। और कुछ हो सकता है क्या? किसी को भी, चाहे आप यहां से कैलकुलेट कर लो, चाहे यहां से, चाहे यहां से। मान लो मैं यहां देखता हूं, एन स्क्वायर माइनस 33 क्या आ गया? 3 आ गया। तो यहां से एन स्क्वायर बराबर क्या आ गया बच्चों? 36, माइनस 33 उधर चला। अगर एन स्क्वायर 36 है, यानी कि एन एक ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 36 आता है। एन एक ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 36 आता है, तो एन की वैल्यू क्या होगी? बहुत सारे बच्चों को लगेगा 6। 6 का वर्ग, बेटा एन की वैल्यू 6 भी हो सकती है और -6 भी हो सकती है। कि आप 6 का वर्ग करोगे, आपको ऐसी संख्या पता लगानी है एन जिसका वर्ग करने पर 36 आए। आप +6 का वर्ग करोगे तो भी 36 आएगा, -6 का वर्ग करोगे
तो भी 36 आएगा। तो n की वैल्यू +6 भी हो सकती है और -6 भी। तो और सवाल में बोला है n इज एन इंटीजर, और इंटीजर पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी। तो n की वैल्यू आप 6 भी ले सकते हो, -6 भी। तो n के कितने मान पॉसिबल हैं? दो मान n के पॉसिबल हैं। n की वैल्यू +6 भी होगी और -6 भी होंगी। सर पहली बार मैथ्स पढ़ रहे हैं शिवानी। आज तक क्या पढ़ा फिर तुमने, ये बताओ। चित्रकला? क्या तुम लोग केवल चित्रकला पढ़ के ही बड़े हुए हो? मुझे ये बताइए। सर 36 कैसे हुआ? कैसे बच्चे भाई साहब, बड़े खतरनाक वाले। अगर n² -33 3 है तो -33 क्या जाएगा राइट साइड में, तो 3 + 33 क्या हो जाएगा जोड़ के 36। ऐसे हुआ। ठीक है। हैं? चलो आगे करना है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28। ये सवाल बढ़िया है, 28वां। इसको करेंगे कल, तो आज इतना ही छोड़ते हैं। ठीक है भाई, चलो। कैसा लगा? क्या आपको आज की क्लास समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, क्या आपको आज की क्लास समझ में आ गई है अच्छी तरीके से? मुझे कमेंट में बताइए। जिन बच्चों को सारे सवाल समझ में आ गए हैं बताओ। मैं आपको अलग से कुछ प्रैक्टिस करना ही नहीं है। जितना मैं क्लास में बता रहा हूं केवल उतना प्रैक्टिस करो, जितना मैं क्लास में बता रहा हूं केवल उतना पढ़ो। मैंने क्या बोला कि जब चैप्टर खत्म होगा तो उस चैप्टर की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की या तो आप किसी किताब से प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर की किताब से। जितना मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं केवल उतना पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। बस एक काम आप करिए, जब भी जैसे नंबर सिस्टम खत्म हो गया तो या तो आप ये प्रीवियस ईयर की किताब मंगा लीजिए, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो प्रीवियस ईयर के सवाल सॉल्व कर लो। एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग। किताब नहीं खरीदना चाहते मेरे प्यार भी, कोई जरूरत नहीं है। आप इसी हमारी एप्लीकेशन पे जाएंगे टेस्ट रैंकिंग में, तो यहां ये मॉक टेस्ट डले हुए हैं। फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं। मैथ बूस्टर है, ये चैप्टर वाइज टेस्ट डले हुए हैं यहां पे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे यहां पे नंबर सिस्टम के ये देखो, नंबर सिस्टम के 14 टेस्ट है, सब के आगे फ्री लिखा हुआ है। 25-25 सवालों के 25-25 मिनट के टाइमर के साथ टेस्ट है। आप इनमें से इन टेस्ट को लगाना, आपका काम हो जाएगा। 14 टेस्ट का मतलब समझते हैं? 350 सवाल टेस्ट फॉर्मेट में। लेकिन ये कब करना है? जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा। जब तक मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं केवल चैप्टर पढ़ना और कुछ भी नहीं करना है। जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाए तो पूरा सिलेबस खत्म हो जाने के बाद बैच को बंद कर देना, यूट्यूब पे कूद जाना और मॉक टेस्ट लगाना। जब आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये हमारा चैनल है मेरे भाई, जो भी पेपर होता है मैं उसके बेस्ट सवाल करवाता जाता हूं। जैसे कि आपका IBSA का पेपर हुआ, IBACIO का पेपर हुआ, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल है ना, CDS, ये सब मैं करवाता जाता हूं। आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। UPSC CSET, केवल इनको करना है और कुछ नहीं करना है, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, इतना विजन क्लियर रखा करो, थोड़ा पेशेंस रख के पढ़ो। मुझे सबका कमेंट शो हो रहा है, पर कमेंट इतने ज्यादा है ना मेरे भाई कि अगर मैं नाम लेता रहूं हर बच्चे का कमेंट देखूं और पढ़ूं और उसका रिस्पॉन्स करूं तो क्लास कभी शुरू ही नहीं होगी। समझ में आई बात? वो कमेंट में ही खत्म हो जाएगा। आप भी बेवजह के कमेंट मत करो। समझ आ गया? हाँ आ गया। डाउट है? हाँ जी ये वाला डाउट है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं। एडवांस मैथ भी बहुत जल्दी शुरू होगा। ठीक है, चलो कल मिलेंगे हम इसी टाइम।
बाय।